नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, अब हमें उसकी एप्लीकेशंस देखनी है कि क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। हमें एक कर्व के अंदर का एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है। कंसेप्ट समझना है पहले, फिर हम आगे करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब समीशन होता है। समीशन का मतलब है छोटी छोटी चीजों को ऐड करना होता है। ये इंटीग्रेशन का जनरल मीनिंग है। जो काम समीशन वाले सिंबल सिग्मा का होता था, वही काम इंटीग्रेशन का होता है। इंटीग्रेशन छोटी छोटी चीजों को ऐड करने के काम आता है। ये इंटीग्रेशन का जनरल मीनिंग होता है। अगर मैं फर्स्ट एप्लीकेशन पे आ रहा हूं, टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और एरिया अंडर द कर्व, यहां पे देखना, मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। इसमें मेरे पास कैसा भी कोई ग्राफ है, ऐसा कोई भी ग्राफ हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करूंगा इस ग्राफ का। ध्यान से समझना, मुझे क्या करना है, मुझे यहां से लेकर यहां तक इस ग्राफ का एरिया निकालना है। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी। मुझे ये वाला एरिया निकालना है। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व अंडर एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। x a से x b तक का हमें इस हिसाब से ये एरिया निकालना है। तो मैंने क्या किया, ये एक छोटी सी बेटा स्ट्रिप मान ली। कर्व जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इज द फंक्शन ऑफ x। मैंने क्या किया, इसकी विड्थ मानी बेटा dx और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू मानी y, और यहां पर ये x की वैल्यू x है, तो ये हो गई x प्लस dx, तो ये विड्थ बच गई dx। अगर मैं कहूं एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, अगर ये स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकालूं, इसका एरिया मुझे निकालना है। एरिया निकालने के लिए आ गया y dx। इस छोटे से पोर्शन का एरिया मैंने जो निकाला वो मेरे पास y dx आ गया। इसका नाम मैंने dA रख दिया। मैंने मान लिया ये बेटा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी विड्थ dx है, ये वैल्यू x है, ये x प्लस dx है, तो विड्थ कितनी बची dx। तो बेटा ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इसका एरिया इतना आ गया। अब अगर मैं ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप यहां से यहां तक मान लूं और सबका एरिया ऐड कर दूं तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो यहां से अगर मुझे शेडिड एरिया निकालना है, क्या निकालना है बेटा, शेडिड एरिया, तो बड़े ध्यान से समझना है आपको। समीशन ऑफ डीए करना है, छोटे छोटे एरिया को ऐड करना है, और यू कैन से समीशन का काम इंटीग्रेशन करता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए करना है। और इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स करना है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आया, एरिया ऑफ ग्राफ अंडर एक्स एक्सिस फ्रॉम x equal to a to x equal to b is integration of y dx from x a से x b। समझ में आ गया बेटा। आपको किसके अंडर एरिया निकालना है, आपको एरिया x एक्सिस के साथ निकालना है, तो ये dx आएगा और साथ में y होगा और लिमिट x की लगेगी। कई बार ऐसा आ जाए एरिया ऑफ ग्राफ अंडर y एक्सिस, मान लो कुछ ग्राफ इस टाइप का होता, मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसे होता और मैं कहता मुझे ये वाला एरिया निकालना है। अब बेटा एरिया x के साथ है कि y के साथ है, अब y के साथ, y एक्सिस के साथ एरिया है, तो इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dy। ये किसके साथ था, x के साथ। ये वाला निकालना हो तो x dy, और अगर आपको ये वाला एरिया निकालना हो, ये वाला
ब्लू वाला, तो उसके लिए लगाना है वाई डी एक्स। यहाँ x की लिमिट लगेगी और यहाँ किसकी लिमिट लगेगी बेटा, y की। ये ध्यान रखना है। आपको किसी भी ग्राफ का एरिया निकालना हो, अंडर x एक्सिस निकालना हो, तो आपको लगाना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। जिसके अंडर निकालना है वो x साथ आएगा, वो d के साथ होगा। तो अगर d के साथ x है तो दूसरा y होगा। और यही अगर आपको y के साथ एरिया निकालना होता तो इंटीग्रेशन x dy होता। क्या इंटीग्रेशन होता है बेटा, x dy। यहां से आपको एक पॉइंट पहले पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन का काम छोटी छोटी चीजों को ऐड करना होता है। इसलिए मैंने पहले एक स्मॉल स्ट्रिप मानी है, उसके बाद हमने उसका इंटीग्रेशन किया है छोटे छोटे एरियाज को ऐड करने के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ y इक्वल टू 2x प्लस 3 with x axis from x0 to x4। तो देखते हैं, पहले बगैर इंटीग्रेशन के एरिया करता हूं, कैसे निकालूंगा। आपने देखा बेटा ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th स्टैंडर्ड में कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा, स्ट्रेट लाइन का। अगर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो मैं स्ट्रेट लाइन को बना देता हूं, ये x एक्सिस, ये y। x को 0 रखोगे y3 आएगा, हमें क्लियर है। x को 0 रखोगे y3 आएगा, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। यहां पर x 0 है, y की वैल्यू 3 है। ऐसे आपको कहां तक बताना है, जब x की वैल्यू 4 नहीं हो जाए। x 4 होगा, 4 रखते देखो, 2 4 8 प्लस 3 11, y 11 होगा। y कितना होगा बेटा, 11। आपको ये वाला एरिया निकालना है। हाँ बेटा क्लियर है यहां पे। अब अगर आपको ये बाउंडेड एरिया निकालना है, ये मैं भी ज्योमेट्री से कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन बना के 9th-10th में जैसे बनाते हैं। ये ट्रेपीजियम बन गया। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 3 और ये 11, तो ये 3 प्लस 11 sum of parallel side into perpendicular distance between them, that is 4। area of trapezium, because ये trapezium है, तो ये आ गया बेटा हाफ इंटू 14 इंटू 4, ये 2 पे गया कैंसिल, दिस इज 28 स्क्वायर यूनिट। ये बेटा तब लगाना है जब हमारे को इंटीग्रेशन वगैरह नहीं पता हो और हम उससे इसको ट्राई कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन से देखते हैं कौन सी एक्सिस के साथ निकालना है बेटा, एक्स एक्सिस के साथ। तो एरिया का क्या फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। एरिया विल बी इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3 dx। लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, 0 से 4 तक। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक एरिया, क्योंकि एक्स के साथ निकालना था इसलिए y dx। अगर y के साथ बोलता, ये वाला एरिया बोलता, तो y dx ना आकर क्या आता, x dy। ठीक है। अब 2x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 4। सोल्व करते हैं। अपर लिमिट -0, दिस इज 16 प्लस 12, आंसर इज 28 स्क्वायर यूनिट, जो मैं आपको अभी बता रहा था। चाहे आप ज्योमेट्री से निकाल लो, चाहे आप इंटीग्रेशन से निकाल लो, आंसर सेम आता है। इसलिए मैं ये मेथड प्रेफर करता हूं, ये नहीं करता। ये क्यों नहीं करता, अभी तो बेटा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, मैंने एग्जांपल ही ऐसा लिया था जो आपको पता है। मान लो अगर मैं ग्राफ ऐसा दे दूं कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब बेटा ये पैराबोला का ग्राफ है, या तो आपको पैराबोला बनाना आना चाहिए, बट फिर अगर पैराबोला बनाना आता भी होगा तो भी मैं उसका एरिया नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि वो लाइन तो नहीं है, एरिया ऐसे निकालना पड़ेगा। जैसे मैं ऐसे कह दूं y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अब इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता और विदाउट यूजिंग ग्राफ आपको एरिया निकालना हो, तो आप किसका यूज करते हो बेटा, इंटीग्रेशन का। ध्यान रखना है, एरिया एक्स एक्सिस के अंडर बाउंडेड देखना है तो y dx, और y एक्सिस के अंडर बाउंडेड देखना है तो x dy। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो एरिया पे बेस। सेकंड एप्लीकेशन इज
टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, आपको एक फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये देखना है कि हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालें। देखो, मान लो y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है? x, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ x। किसकी निकालना चाहता हूं बेटा? एवरेज वैल्यू ऑफ x। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ x, एवरेज वैल्यू ऑफ y, जिसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये y की एवरेज वैल्यू को ऐसे लिख दूंगा। अब एक बात सोचो बेटा, किसी भी चीज की आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, मतलब ये है y1 प्लस y2 प्लस अप टू yn बाय। अब तक y की अलग अलग वैल्यूज को आपको इस तरह से ऐड करके एवरेज वैल्यू निकालनी है। और क्या होगा बेटा, छोटी छोटी चीजों को ऐड करने का मतलब क्या है? समीशन करने का मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो ये आ गया y एवरेज कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y dx डिवाइड बाय, ये तो अलग अलग वैल्यूज होती तब एवरेज थी, अब y तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या है? टोटल निकाल लो बाय, मान लो ये x1 से x2 है, तो दिस इज डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये तब है अगर y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो y dx फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है। ये y की, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम, एवरेज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू x2। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? एवरेज वैल्यू मतलब छोटी छोटी चीज को ऐड किया। अब ऊपर देखो y इंटू x है, तो नीचे भी x से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो एवरेज वैल्यू ऑफ y बचेगी। एवरेज वैल्यू ऑफ y का ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं यही से कह दूं कि मेरे पास मान लो कोई टर्म है v, दिस इज द फंक्शन ऑफ t, किसका फंक्शन है? t का। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ v फ्रॉम t1 टू t2, तो इसका फॉर्मूला आ गया सीधा सा इंटीग्रेशन ऑफ v dt, क्योंकि टाइम का फंक्शन है, कहां से कहां तक? t1 से t2 डिवाइड बाय क्या बच गया बेटा? t2 माइनस t1। ये आपका रिजल्ट आ गया। किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी हो, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा कि आपकी एवरेज वैल्यू इस तरह से आएगी, जो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि हम एवरेज वैल्यू ऐसे निकालते होते हैं। एवरेज वैल्यू पे बेस क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ y इक्वल टू sin x फ्रॉम x0 टू x pi। अब आप देखो बेटा, y इक्वल टू sin x है, ठीक है, और y इज द फंक्शन ऑफ x। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ y, तो ये आ गई इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 टू पाई बाय पाई माइनस 0। क्लियर है? यहां से y की जगह वैल्यू रखूंगा क्या? sin x dx बाय पाई माइनस 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ y इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x बाय पाई माइनस 0। अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट माइनस बाहर ले लो, तो ये आ गया कोस पाई माइनस कोस 0। बेटा जल्दी मत किया करो, जल्दी में गलती होती है। क्या कई स्टूडेंट ना 0 रखते हैं, कोस 0 को 0 लिख देते हैं, 0 नहीं है वो, कोस 0 1 होता है। तो ये आ गया माइनस ऑफ कोस पाई इज -1 बाय पाई, तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 2 बाय पाई। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, काफी जगह पर यूज होता है। तो आपको किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट इज थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, या डेरिवेटिव दिया हुआ है और मुझे उस डेरिवेटिव को खत्म करके y और x में रिलेशन निकालना है, एक ही बात है।
अब जैसे मैं ये कहूं कि इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। मान लो अपने कोई क्वेश्चन दे दिया dy/dx इज इक्वल टू 4 या 3x² बाय 4y³। मुझे इसको सोल्व करना है। ये दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। मान लो ये भी आपको गिवन है, ये भी गिवन है। व्हेन एक ये गिवन है और व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 ये गिवन है। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जैसे ये dy/dx का रिलेशन लिखा हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मुझे इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके कैसे हमें लिखना है ढंग से समझते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आसान होती है। इंटीग्रेशन जब हम जैसे करते थे, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx है, तो बेटा ये dx ऊपर होता है नीचे नहीं होता। देख रहे हो ना, जैसे ये dx ऊपर होगा नीचे नहीं होगा, समझ आ रही है। तो dx और dy दोनों ऊपर होने चाहिए इंटीग्रेशन करने से पहले, अदरवाइज मैं उसका इंटीग्रेशन कर नहीं पाऊंगा। इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो dy को मैं इधर रखता हूं और dx को मैं इधर ले आता हूं। अब dy के साथ y वाली टर्म होनी चाहिए, तो ये आ गया 4y³। dx के साथ x वाली टर्म होनी चाहिए, तो ये आ गया 3x² dx। अब अगर मुझे इसको सोल्व करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैंने इनको अब दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो ये आ गया 4 बाहर y³ dy इज इक्वल टू 3 बाहर x² dx। 4 y³ का इंटीग्रेशन बेटा y4/4 इज इक्वल टू 3 x² का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस c। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो जो मेरा रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये आ गया y4 इज इक्वल टू x³ प्लस c। y4 इज इक्वल टू x³ प्लस c। अब x को 2 रखूं तो y1 आना चाहिए, x को मैं 2 रख रहा हूं तो y को 1 रखना है, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी एंड दिस c बिकम्स 1 इक्वल टू 8 प्लस c, दिस c बिकम्स -7। तो c की वैल्यू यहां पुट करूं तो मेरा फाइनल आंसर आ गया y4 इज इक्वल टू x³ -7। दिस विल बी अवर आंसर, जो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि हम अगली एप्लीकेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते होते हैं, ये आपको क्लियरली यहां से समझ में आना चाहिए। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा हम दो क्वेश्चंस हैं जो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस पे बेस हैं, इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फिगर शोज द कर्व y इक्वल टू x²। अभी आगे हम पढ़ेंगे ये जो कर्व है y इक्वल टू x², ये पैराबोला होता है। क्या नाम है बेटा? पैराबोला। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट मतलब ये वाला, फ्रॉम x0 टू x6। ठीक है, तो अब बेटा अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, अब आप देखो ये जो एरिया है ग्राफ का, आप x एक्सिस के साथ ले रहे हो ग्राफ का एरिया या y एक्सिस के साथ। आप देख सकते हो ये शेडेड पोर्शन एरिया x एक्सिस के साथ है। तो बेटा अगर मैं शेडेड एरिया निकालना चाहूं तो मैं इस शेडेड एरिया को x एक्सिस के साथ एरिया है, तो आई विल राइट इट लाइक y dx। ठीक है, तो y क्या आ गया बेटा? x² dx। कहां से कहां तक? x0 से x6 तक। तो ये जो शेडेड एरिया आ गया x² का इंटीग्रेशन x³ 3 फ्रॉम 0 to 6। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया 6 का क्यूब बाय 3, दिस इज 6 इंटू 6 इंटू 6/3, तो ये 2, तो ये आंसर आ गया मेरा 72 स्क्वायर यूनिट। कितना आ गया बेटा? 72 स्क्वायर यूनिट। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, हमने ये एरिया कैसे निकाला है, एरिया निकालने का क्या कंसेप्ट है, इस वे में हमने एरिया निकालना है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर गिवन बाय v dv/dx इक्वल टू -ω²x। एट x इक्वल टू 0 v इक्वल टू v0 गिवन है। फाइंड द वेलोसिटी v व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स x। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से मेरे पास ये रिलेशन है बेटा v dv/dx इक्वल टू -ω²x।
मतलब मुझे अब v और x में रिलेशन निकालना है। अगर मुझे v और x में रिलेशन निकालना है तो बेटा मुझे इस डेरिवेटिव को खत्म करना है, और डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन करने से पहले बताया था dv और dx दोनों ऊपर आने चाहिए, तो आई कैन राइट इट लाइक v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। क्लियर? v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। और अब फिर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, पहले इसको अलग अलग किया, बाद में इंटीग्रेशन किया। अब साथ साथ लिमिट भी लगा देता हूं। पहले मैंने बोला ना dv के साथ v वाली टर्म x dx के साथ x वाली टर्म, और dv dx दोनों ऊपर होने चाहिए। लिमिट भी लगा देता हूं। x0 पर v की वैल्यू, v की लिमिट v0 है, और जब x हो जाता है तो v है, तो यहाँ x पे v है। आप बगैर लिमिट के भी कर सकते हो, वहां प्लस c आएगा, बाद में वैल्यूज पुट करके c निकाल सकते हो, या ऐसे लिमिट पुट करके भी कर सकते हो। तो यहां से v का इंटीग्रेशन, दिस इज v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम v0 टू v, एंड दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू x। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। क्लियर है यहाँ तक? जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v नोट स्क्वायर माइनस omega square x square. This will be your result, this will be your answer. आप इस आंसर को वेरीफाई ऐसे कर सकते हो, अगर आप v की जगह v नोट रख दो तो x 0 आना चाहिए, x की जगह 0 रख दो तो v नोट आना चाहिए, तो आ रहा है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने वाली एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, ऊपर वाला एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालने का तरीका था। तो ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग एप्लीकेशन पे बेस्ड थे जो हमने देख लिया। आगे की एप्लीकेशन पे बेस्ड, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस पे बेस्ड और क्वेश्चंस है बेटा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। The charge flown through a circuit in the time interval between t and t plus dt, t से t plus dt टाइम में is given by this dq equal to e to the power minus t by tau dt, where tau is a constant. Find the total charge flown through the circuit between t0 and t tau. बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये जो चार्ज है dq, ये जो चार्ज है dq, ये बहुत बड़ा चार्ज है या बहुत छोटा चार्ज है? ये t से t प्लस dt टाइम, मतलब dt टाइम के बीच का चार्ज है, तो ये बहुत छोटा सा चार्ज है। अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे चार्ज को ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है, मुझे टोटल चार्ज फ्लोन निकालना है, टोटल चार्ज फ्लोन, तो ये होगा बेटा दिस इज समीशन ऑफ dq। समीशन ऑफ dq का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dq, छोटे छोटे पोर्शंस को मैं ऐड करूंगा। dq का इंटीग्रेशन करना है, इन शॉर्ट आपको करना है e की पावर माइनस t बाई टाउ dt का इंटीग्रेशन। dq की वैल्यू रखती है। अब यहां लिमिट t की लगेगी, कितना से कितना टाइम में? 0 से टाउ टाइम में, तो मैं इसको 0 से टाउ तक इंटीग्रेट करूंगा। e की पावर का इंटीग्रेशन बेटा, e की पावर x का इंटीग्रेशन वही का वही होता है, डिवाइड बाय t के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। t का कोफिशिएंट हो गया बेटा -1 बाय टाउ से डिवाइड कर दिया, और लिमिट कहां से कहां आ गई बेटा? 0 से टाउ तक आ गई। सिंप्लीफाई करता हूं, ये आ गया माइनस टाउ e की पावर माइनस t बाय टाउ, लिमिट आ गई 0 से टाउ तक। सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये माइनस टाउ e की पावर माइनस टाउ बाय टाउ माइनस e की पावर 0 बाय टाउ 0, तो ये बच गया बेटा माइनस टाउ e की पावर -1 बिकॉज e की पावर 0 इज 1। माइनस को अंदर एडजस्ट करता हूं तो टाउ इंटू 1 माइनस 1 बाई ई विल बी अवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, कि हमें टोटल चार्ज कैसे निकालना है। अगर आपको छोटा सा चार्ज दिया हुआ है और आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन करके इस तरह से निकालना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन in such a way that velocity of the object is varying with time t as v equal to 3 plus 2t plus 3t square.
v equal to 3 plus 2t plus 3t square, where v is in meter per second and t is in second. Find the average velocity. क्या निकालनी है आपको? Average velocity. What is the formula of average velocity? This average velocity is integration of v dt. कितने सेकंड में? फर्स्ट 2 में, तो 0 से 2 by 2 minus 0. This is integration of v की जगह क्या आ गया? 3 plus 2t plus 3t square dt from 0 to 2 by 1 by 2. हाँ बेटा, ये फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का, आपको याद हो तो, एवरेज वैल्यू किसी भी चीज की निकालने की. अब ये आ गया 1 by 2, 3 का इंटीग्रेशन 3t प्लस 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 बढ़ जाएगा, 3t स्क्वायर का t क्यूब. लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 2. सिंप्लीफाई करता हूं, 1 by 2, 3 into 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0. तो ये आ गया 1 by 2, 3 into 2 6, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 8 4 12 6 18 by 2. This is 9 meter per second will be your answer. ये आपने इसमें कौन सी वेलोसिटी निकाल दी बेटा? एवरेज वेलोसिटी. और एवरेज वैल्यू निकालने का हमें पता है क्या मेथड होता है, वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया और एवरेज वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ली. देखते हैं बेटा इंटीग्रेशन पे आगे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. बेटा एक चीज आपको मैं बता दूं, कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन. हमने अभी कैलकुलस पढ़ा है, कैलकुलस का मतलब हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा है. ये हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं कि v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, जिसको हम v dv बाई dx भी लिख देते हैं. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. x इज पोजीशन, v इज वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन. ये हम ऑलरेडी चीजें डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं. अब देखो ध्यान से, मेरे पास ये x है. अगर मैं x का डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे v पता लग रहा था. v का डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम देख चुके हैं हमें एक्सेलरेशन a पता लग रहा. अब इसका उल्टा करूं, a का इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन का उल्टा v हो जाएगा. v का इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे x पता लग जाएगा. हाँ बेटा, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो मतलब ये हो गया, जैसे मेरे पास v इक्वल टू dx बाई dt था, ऑन द सेम लाइन मैं ये बोल सकता हूं dx विल बी इक्वल टू v dt. और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो बेटा ये हो गया dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन. और ये हो गया क्या? x इनिशियल से x फाइनल, मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू v dt. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लिमिट लगा के, ठीक है, या डी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल v, ये 0 टू t या जिस भी टाइम में बोला होगा वहां तक की ये लिमिट आ गई. बट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. तो यहां से आपके पास डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ v dt के, जो आप टाइम की लिमिट लगा के निकालेंगे. ऑन द सेम लाइन, जैसे मेरे पास एक्सेलरेशन था dv बाई dt, बिल्कुल सेम लाइन पर यहां से v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt. v फाइनल माइनस v इनिशियल का मतलब क्या हो गया बेटा? ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया. क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी हो गया. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
बोलो बेटा, ये हमने ये कैलकुलस का यूज कर रहे हैं मोशन इन 1D में काइनेमेटिक्स के अंदर, जहां पर हमें पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना होगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी होगी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो आपको ये वाले मेथड्स लगाने पड़ेंगे, इनका यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बेस हम चीजें देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक टर्म है टाइम, एक टर्म है पोजीशन, एक टर्म है वेलोसिटी, एक टर्म है एक्सेलरेशन। तो हमारे पास इन पे बेस ये रिलेशंस बनेंगे। कितनी लाइंस बन गई बेटा? 1 2 3 4 5 6 टाइप के रिलेशन बन गए। एक पोजीशन टाइम, एक वेलोसिटी टाइम, एक एक्सेलरेशन टाइम, एक vx, एक ax, एक av। फॉर्मूला क्या क्या यूज हुआ है? v इज इक्वल टू dx बाई dt, a is equal to dv by dt and a is equal to v dv by dx। ठीक है, यहीं से dx is equal to v dt। हाँ बेटा क्लियर है? dv is equal to a dt, इंटीग्रेशन कर दूंगा, एंड v dv is equal to a dx, इंटीग्रेशन करके ये कर जाएगी। यहां से और क्या क्या आपको पता है? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। यहां से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्लियरली याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। क्या? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। बेटा अगर मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dx बाई dt हो गया। dx बाई dt होने का मतलब क्या है? वो क्या देता है? गिव्स अस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। खाली वेलोसिटी बोलने का मतलब कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहीं से स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ की बात कर रहा हूं बेटा मैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us acceleration। क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन। देख सकते हो यहां से, यहीं से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर टाइम एक्सिस। तो यहां से पता लग गया एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ under time axis gives us the displacement, gives us the displacement। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कौन सी एक्सिस के साथ बेटा? टाइम एक्सिस के साथ। वो हमें क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ऑन द सेम लाइन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, ये dv का इंटीग्रेशन भी आएगा, लिमिट लगाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आएगी। तो यहां लिखूंगा एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अंडर टाइम एक्सिस gives us the change in velocity, gives us the change in velocity। ये फॉर्मूलाज, ये पॉइंट्स आपको क्लियरली याद होने चाहिए। और हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो बेटा इन्हीं का यूज करके, कैलकुलस का यूज करके हमें काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। इन्हीं पे बेस कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं। जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वो सब यहीं से डिराइव होती है। जैसे क्वेश्चन में एक्स टी दे दे और v पूछ ले तो ये लगाना है, vt देके x पूछ ले तो vt देके x पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको पहले v की वैल्यू रखनी है t की टर्म में, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सोल्व करना है। आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। उस हिसाब से आप ये सारी चीजें कर सकते हो, करके देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज है। जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं बेटा, तीन इक्वेशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर,
and v square minus u square equal to 2as. How we can derive it using calculus? हम कैलकुलस का यूज करके इनको कैसे डिराइव कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, हमें वो देखना है। तो पहला है डिराइव v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई कैलकुलस मेथड। बेटा ये सीबीएसई बोर्ड में, स्कूल के एग्जाम में 11th में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते होते हैं। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। काइनेमेटिक्स चैप्टर का पार्ट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज है। आपको पता होना चाहिए v फाइनल वेलोसिटी होती है, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। अब मैं इसको कैसे सोल्व करूं, बड़े ध्यान से देखना है। इसमें क्या क्या आ रहा है बेटा, एक एक्सेलरेशन आ रहा है, एक वेलोसिटी आ रही है, एक टाइम आ रहा है, ये तीन टर्म इसके अंदर यूज हो रही है। इन तीनों से कौन सा रिलेशन मेरा बनता है, इन तीनों से रिलेशन बनता है a इज इक्वल टू dv बाई dt। कोई डाउट? तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस dv इज इक्वल टू a dt। क्लियर है? उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, रिजल्ट ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। कोई डाउट? अब यहां से अगर इफ ए इज कांस्टेंट विद टाइम, अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है तो इस a को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाऊंगा, अदरवाइज ये मेरा a इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं क्या करता हूं, ये अगर ऐसा है तो आई कैन राइट इट लाइक a बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt। कोई डाउट है यहां तक? क्यों? एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानूंगा टाइम से तभी ये a बाहर आएगा, अदरवाइज a बाहर नहीं आएगा। अब मैं लिमिट लगाता हूं बेटा, टाइम जब 0 है तो मतलब इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं, यहां टाइम की लिमिट आएगी तो यहां वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी मैंने u मान ली। जब टाइम t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी मैंने v मान ली, टाइम t पर वेलोसिटी v है। अब अगर मैं इसको आगे यहां पे करूं, बड़े ध्यान से देखना, dv का इंटीग्रेशन बेटा, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, लिमिट u से v होगी, दिस इज इक्वल टू a ऐसे का ऐसे, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट 0 से t हो गई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज v माइनस यू शुड बी इक्वल टू a इंटू टी माइनस 0। तो रिजल्ट आ गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी एंड v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसके लिए कंडीशन आ गई क्या कि एक्सेलरेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। इनके लिए आपको क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय यू। यू का मतलब कौन सी वेलोसिटी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टी टाइम पर, v कौन सी वेलोसिटी है, ये 0 टाइम पर, फाइनल वेलोसिटी टी टाइम पर, a एक्सेलरेशन है और t क्या है बेटा, टाइम है। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इन टाइम t, ना कि डिस्टेंस होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय दिस वे वी कैन डिराइव इट यूजिंग कैलकुलस। और ध्यान रखना है इन तीनों इक्वेशन के लिए एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। क्या ये मैं हमेशा लगा सकता हूं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन? नहीं लगा सकता, हमेशा सिर्फ तभी लगेगी जब एक्सेलरेशन क्या हो बेटा, कांस्टेंट। अगली इक्वेशन है डिराइव s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बाय कैलकुलस मेथड। ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, मुझे इसको डिराइव करना है यूजिंग कैलकुलस मेथड वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अब बड़े ध्यान से देखना है आपको कैसे डिराइव करता हूं मैं। देखो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, एक s चाहिए, s का मतलब पोजीशन चाहिए क्योंकि s आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x चाहिए, टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, u चाहिए। हाँ बेटा क्लियर है? अब दिक्कत है, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt तो इसमें x नहीं आएगा, तो मैं ये नहीं लगा सकता। ये वाला यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। गलत नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैं लगाऊं एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx तो इसमें दिक्कत है, टाइम नहीं आया, मुझे टाइम भी चाहिए, तो ये वाला यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। गलत नहीं है,
ठीक है रिलेशन, बट यहां पर लगाने से मुझे बेनिफिट नहीं है। तो मुझे चाहिए एक्स भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो मैं इस रिलेशन का यहां पर यूज करूंगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहां पर ए नहीं आया तो v में a आता है, जो हम पहली इक्वेशन में डिराइव कर चुके हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां से हम इसका यूज करेंगे। तो बेटा मैं इसको डिराइव करने के लिए मैं यहां पर यूज करूंगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। v इज द फाइनल वेलोसिटी जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी। तो यहां से आ गया बेटा dx विल बी इक्वल टू v dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dx विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है, यहां पर बड़े ध्यान से देखना, क्या v टाइम के साथ कांस्टेंट है या अलग अलग टाइम पर v अलग सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग टाइम पर फाइनल वेलोसिटी अलग अलग होगी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी। हाँ, अगर यहाँ u होता तो वो कांस्टेंट हो जाता, बिकॉज u तो फिक्स है, टाइम जीरो की वेलोसिटी है, वो हमेशा कांस्टेंट है। मान लो मैं यहां से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट हुआ, 10 मीटर पर सेकंड इज माय वेलोसिटी एट इक्वल टू 0। अब और मेरी स्पीड बढ़ रही है, अब 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान से सुनो, मैं यहां से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट हुआ और मेरी स्पीड बढ़ रही है, तो 10 के बाद 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, ऐसे स्पीड बढ़ती जा रही है। 3 सेकंड के बाद मैं पूछूं मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10। 5 सेकंड के बाद मैं पूछूं मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10। 10 सेकंड के बाद मैं पूछूं मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10। तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर इसकी जगह u आ जाता तो कांस्टेंट हो जाता, तो मतलब मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता। तो अब इसको बाहर नहीं निकाल सकता, इसमें t भी नहीं आया, तो इसका मतलब मुझे v को t के टर्म में लिखना पड़ेगा। यूज v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करूंगा और इसमें पुट करूंगा, तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी डी टी। समझ आया बेटा मैंने क्या कहा है? अब कंडीशन अपने आप ही बन गई। ये वाली कब एप्लीकेबल थी? ये वाली तब एप्लीकेबल थी जब एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट। जो इससे पिछला क्वेश्चन था वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। सबसे ज्यादा पेपर में यही आती है डिराइव करनी, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा सा लॉजिक लगता है इसके अंदर। v इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो यहां पर भी इसके लिए भी कंडीशन आ गई कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। अब मैं इसको अलग अलग कर दूं, ये आ गया dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी dt। अब अगर मैं इसको आगे यहां पे लिखूं, देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, बेटा ये u टाइम के साथ कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था u तो टाइम के साथ क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। तो इस u को मैं बेटा कांस्टेंट रख दूंगा। दिस इज u तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से dt प्लस a, मैं पहले ही बता चुका हूं कांस्टेंट है, क्योंकि तभी मैंने वो रिलेशन यूज किया है a t dt। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट लगाते हैं। इनिशियल में टाइम जीरो है, टाइम जीरो है तो जरूरी नहीं है ओरिजिन से स्टार्ट हुआ हो, कहीं से भी स्टार्ट हुआ, उस पोजीशन का नाम मैंने एक्स इनिशियल रख दिया। फाइनल पोजीशन टाइम टी पे बात कर रहा हूं, उस पोजीशन का नाम एक्स फाइनल रख दिया। अब अगर मैं dx के इंटीग्रेशन की बात करूं, dx का इंटीग्रेशन x आ गया, लिमिट कहां से कहां हो गई? x इनिशियल से x फाइनल हो गई। u dt का इंटीग्रेशन t आ गया, लिमिट कहां से कहां हो गई? 0 से t हो गई, प्लस a t का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा? टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट कहां से कहां हो गई? 0 से t हो गई। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं यहां पर, तो ये आ गया x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस हाफ a, यहां पर आ गया t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखते हैं। तो ये आ गया u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, जो हमें डिराइव करनी थी। ठीक है, ये हमने डिराइव कर दी। इसके लिए कंडीशन एक ही आई, क्या कंडीशन है? एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट विद टाइम। एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? तभी मैं v की जगह u प्लस ए टी लिख पाया। तो आपको इस वे में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है, जो आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स एक चैप्टर आएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है, उसके अंदर ये क्वेश्चन बनता होता है। अगला है डिराइव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं बेटा, इसमें क्या क्या आ रहा है, v आ रहा है, a आ रहा है, x आ रहा है, ये आ रहे हैं, टाइम नहीं आ रहा। तो मुझे जो रिलेशन यूज करना है वो रिलेशन हो गया एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx। ये हमारे पास रिलेशन आ गया क्योंकि a v और x में ये रिलेशन आता है। यहां से ये आ गया बेटा v dv इज इक्वल टू a dx। क्लियर है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस इज v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx। लिमिट पुट करते हैं, यहाँ x इनिशियल तो इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ x फाइनल तो फाइनल वेलोसिटी v। इसको मैंने आगे लिखा तो मेरे पास ये टर्म आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ x dx, नहीं इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये खाली dx बचा, ये बाहर ले लिया, x इनिशियल से x फाइनल। ठीक है, और क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज a इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैंने a को क्या एज्यूम किया है, कॉन्स्टेंट, तभी मैं a को बाहर लिख पाया। और यहाँ लिमिट थी u से v, ये v की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन करता हूँ v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू a, dx का इंटीग्रेशन करता हूँ x इनिशियल से x फाइनल। कोई डाउट? तो ये आ गया बेटा v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a x फाइनल माइनस x इनिशियल इज s। तो ये आ गया बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसके लिए भी क्या कंडीशन है बेटा, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। समझ में आ गया? हम तीनों इक्वेशंस को ऐसे डिराइव करते हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज कर ये हमारे पास है। दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलस, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हमारे लगभग सभी मैथ टूल हो चुके हैं, मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स हो चुका है, सिर्फ एक टॉपिक रह गया इसके अंदर, दैट इज ग्राफ। वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। लास्ट मैथमेटिकल टूल है ग्राफ, जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।